नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। यूपी के हाथरस में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, जख्म का जिम्मेदार कौन? हाथरस में किसकी लापरवाही से हुआ इतना बड़ा हादसा? आखिर पुलिस और प्रशासन की नींद उस वक्त क्यों नहीं खुली जब भक्तों की भीड़ तय संख्या से ज्यादा होने लगी थी? भक्तों की भगदड़ में जान जाने लगी थी। हाथरस का अस्पताल क्यों बीमार पड़ा हुआ था? एबीपी न्यूज कल से लगातार देश की इस सबसे बड़ी खबर को दिखा रहा है। एक एक पहलू से हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं। दोषियों की तलाश के लिए सरकार ने जांच कमेटी बनाई, लेकिन एबीपी न्यूज ने जो ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की, उसमें यह सामने आया कि लापरवाही का पूरा चक्रव्यूह बना हुआ था। पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं दी। 50 लोगों को बचा सकते थे जो उपचार के अभाव में खत्म हो गए, जो मर गए। बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें, भीड़ बहुत थी। परेशान तो वहाँ में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक मचने से नाराजगी, 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लगभग चले गए। गुस्सा, जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। हाथरस का हादसा इतना बड़ा है कि ये तमाम शब्द छोटे पड़ चुके हैं। हंसते खेलते सैकड़ों परिवार में मौत का मातम है। किसी ने बहन को खोया तो किसी की माँ, किसी की बेटी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। और तो मेरा कोई नहीं, एक लोग है। में भीड़ आई, एक बाइक गिरी गई। रात भर परेशान हुए, 2-3 गाड़ी थी, 8-10 बंदे थे हम। सवाल यह है कि हाथरस में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और 100 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन गए? पुलिस की जांच जारी है। सूबे के आला अधिकारी कल से ही हाथरस के फुलरई गांव में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी दोपहर को हाथरस पहुंचे, घटना स्थल पर गए, पूरी रिपोर्ट ली और घायलों से मिले। सवाल फिर वही कि हाथरस में जो लोग कल मारे गए उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें आयोजकों पर जिम्मेदारी डाली है। एफआईआर के मुताबिक कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा प्रवचन के बाद गाड़ी से जा रहे थे। तब लोगों ने गाड़ी गुजरने के रास्ते से धूल समेटना शुरू कर दिया। कार्यक्रम स्थल से निकल रही भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे और झुके श्रद्धालु दबने कुचलने लगे। जीटी रोड के दूसरी तरफ लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी और कीचड़ में बेतहाशा दबती कुचलती भागती भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों ने डंडों से जबरदस्ती रोक दिया, जिसके कारण दबाव बढ़ा और लोग कुचलते चले गए। पुलिस ने अपनी एफआईआर में जिस तरह की भीड़ का जिक्र किया उसका अंदाजा आप इस पुराने वीडियो से लगा सकते हैं। ये राजस्थान के कार्यक्रम का पुराना वीडियो है जिसमें बाबा को देखने सुनने वालों की भीड़ लगी है और बाबा का काफिला जब निकल रहा है तो देखिए कैसे भीड़ रास्ते तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या हाथरस का प्रशासन भीड़ का अंदाजा नहीं लगा सका? भीड़ ज्यादा जुटी तो प्रशासन ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? 80,000 की परमिशन तो 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच गए? ज्यादा भीड़ जुटी तो आला अधिकारियों को जानकारी दी गई या फिर नहीं? भीड़ की सुरक्षा और भगदड़ रोकने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए थे? ये वो सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। ये तो रही कार्यक्रम स्थल की तैयारी की बात। सवाल तो इस बात का भी है कि जब लोग भीड़ में गिरने और दबने कुचलने लगे तब पुलिस और प्रशासन की टीम कहां थी? सवाल उठने के बाद पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए।
क्या कहेंगे एग्जैक्टली ये मामले के बारे में? अभी पुलिस की भूमिका क्या है? सर इसमें जो दोषी पाए गए उनके मामले में क्या भूमिका रहेगी पुलिस की? सर प्रशासन के लोग नहीं थे यहाँ पे, ऐसा कहा गया है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? ट्रैफिक पुलिस भी नहीं थी सर कुछ तो प्रतिक्रिया दीजिए सर, देश के लोग। सोशल मीडिया पर बाबा के कार्यक्रम के जो पुराने वीडियो मौजूद हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लाखों की भीड़ जुटती है तो फिर हाथरस का खुफिया विभाग क्या कर रहा था। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी निभाने में सिर्फ पुलिस और प्रशासन फेल रहा। हाथरस कांड में लापरवाही का मानो चक्रव्यूह सा रचा गया था। पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आयोजक, इन चारों की लापरवाही के चक्रव्यूह में फंसकर 100 से ज्यादा महिलाएं, पुरुष और बच्चों की जान चली गई। और बात सिर्फ लापरवाही की ही नहीं। आगरा के जिला अस्पताल में भर्ती घायल महिला के प्रति ब्रजमोहन जो बता रहे हैं, वो एक अलग ही एंगल दे रहा है। ये हमारे प्रभु जी को बदनाम करने की साजिश है। वहाँ भीड़ में जिस तरीके से वहाँ घटना घटी है, वहाँ ये देखा मैंने कि बाहर से बंदे आए थे, उन्होंने वहाँ आकर धक्का मुक्की चालू कर। मैंने ये देखा तो उन्होंने आते ही धक्का मुक्की चालू कर दी और लोगों को गिराना चालू कर दिया। मैं भी गिरा उस गड्ढे में, किसी भी तरीके से मैं तो निकल रहा हूँ, मेरी बाइक एडमिट है। ब्रजमोहन दावा कर रहे हैं कि शुरुआत में 10-15 बाहरी लोगों ने धक्का मुक्की की। ये बाहरी लोग कौन थे? ये बाबा से जुड़े लोग थे, प्रशासन से जुड़े लोग थे या फिर कोई और? बाबा के सत्संग में शीला मौर्य नाम की महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी। घायल शीला अस्पताल में भर्ती है और जो बता रही हैं वो भी अलग ही कहानी। भीड़ कब उठी थी, क्या हुआ था सत्संग समापन के बाद? हाँ, समापन हो गया था। अच्छा। और जो मेन सड़क है वहाँ पे पब्लिक ज्यादा गिरी थी, सड़क तक तो आ गए, इतना होश है। गिरे कैसे थे पब्लिक वाले के, क्या हुआ क्या था? एकदम से अंधेरा आ गया, ऑक्सीजन नहीं थी, भगदड़ नहीं पड़ी, भीड़ भागी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे लग रहा, मुझे खुद लगा था कि कुछ अंधेरा सा आ गया। तो दम घुटने से? हाँ, हुआ ये सब? दम घुटने से ऐसे मुझे भी लगा कि अंधेरा सा आया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शीला की आंखों के सामने अंधेरा क्यों छाया, इसकी क्या वजह हो सकती है, जांच में ही सामने आएगा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में घटना को लेकर जो बातें सामने आई, उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल हैं। पहली तो ये कि चरणों की धूल के लिए लोग झुके थे, भीड़ को बाबा के सेवादारों ने रोका और भगदड़ मच गई। दूसरी ये कि चश्मदीद बता रहे हैं कि 10 से 15 लोगों ने धक्का मुक्की की, जिससे भगदड़ मची। तीसरी ये जो महिला कांस्टेबल बता रही है कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सीएम योगी ने घटना की तह तक जाने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और एबीपी न्यूज की पड़ताल में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सीएम योगी बार बार जिस साजिश की आशंका का जिक्र कर रहे हैं, उसका एक सिरा मिलता हुआ दिख रहा है। एक चश्मदीद ने दावा किया कि भगदड़ मचने से पहले 10 से 15 बाहरी लोगों ने हंगामा किया था। चश्मदीद का दावा है कि ये बाहरी लोग भक्तों से उलझे थे। सवाल ये, बाहरी लोग कौन थे और इनका भगदड़ की थ्योरी से क्या वाकई में कुछ लेना देना है? तो धक्का मुक्की की गई थी, कुछ बाहरी लोग वहां पर थे। इस तरीके से वहाँ घटना घटी है, वहाँ ये देखा मैंने कि बाहर से बंदे आए थे, उन्होंने वहाँ आकर धक्का मुक्की चालू कर। मैंने ये देखा तो उन्होंने आते ही धक्का मुक्की चालू कर दी और लोगों को गिराना चालू कर दिया। मैं भी गिरा उस गड्ढे में, किसी भी तरीके से मैं तो निकल रहा हूँ, मेरी बाइक एडमिट है। तो इस दिशा में भी बहुत जरूरी है कि मुकम्मल जांच हो कि कहीं ये सब कुछ साजिशन तो नहीं किया गया। हाथरस के हादसे को लेकर आयोजक पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, सवाल बाबा पर भी है। पुलिस आयोजकों को तलाश रही है, तलाश हम भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आयोजकों को जिम्मेदार ठहराकर जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। ये देखिए किन किन की जिम्मेदारी बनती है, वो सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जो एसडीएम साहब हैं,
उनकी तरफ से परमिशन दी गई थी। ये जो तस्वीर आपके सामने हमने रखी है, ये एसडीएम की तस्वीर है। सवाल ये कि उसके बाद एडीएम बसंत अग्रवाल ने क्या किया, क्योंकि 80,000 वहां पर लोग पहुंचेंगे इस तरीके की उम्मीद थी, लेकिन लगभग 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए थे। सवाल के घेरे में प्रशासन के और भी लोग हैं, उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बसंत अग्रवाल से लेकर डीएम आशीष पटेल, ये देखिए ये आशीष पटेल है, इन्हें लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कमिश्नर है चित्रावी, इनको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि चलिए एसडीएम ने परमिशन तो दे दी, लेकिन 80,000 की जगह जब 2.5 लाख लोग के आसपास लोग पहुंच जाते हैं तो बाकी अधिकारियों को क्या इसकी कोई जानकारी नहीं थी, भनक नहीं थी? अब देखिए ये पुलिस महकमा, इसकी पूरी तस्वीर आपके सामने है। ये एसएचओ, सबसे पहले प्राथमिक तौर पर इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसके बाद के जो तमाम बड़े अधिकारी थे, क्या वो जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेंगे? ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये देखिए डीएसपी आनंद कुमार हैं, एसपी निपुण अग्रवाल हैं, ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें भी हमने उनकी लगाई है, ये भी सवालों के घेरे में है। एडीजी तक सवाल खड़े हो रहे हैं, डीजी, जवाब तो देना पड़ेगा। इतनी लोगों की जान गई है बड़ी संख्या में, आखिर प्रॉपर वहां जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो इंतजामात वहां होने चाहिए थे सुरक्षा के, वो क्यों नहीं थे? और अब आ जाइए स्वास्थ्य मंत्रालय की हम बात कर लें और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो घटना घटी, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार क्यों नहीं थे? क्यों नहीं वहां पर बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई थी? एमओ सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी बनती है, उसके बाद से लेकर बीएमओ हो, सीएमओ हो, जोनल कमिश्नर हो, सचिव हो, एसीएस हो, मंत्री महोदय हो ब्रजेश पाठक जी, तमाम लोग सवालों के घेरे में कि ये स्वास्थ्य महकमा आखिर क्या कर रहा था। यानी ये पूरी जो फहरिस्त हमने आपको दिखाई है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया, एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, बाबा घटना के बाद से ही लापता है। तो सवाल यह कि जिस बाबा के लिए भक्त दीवाने थे, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके उनका प्रवचन सुनने आते थे, घटना के बाद ना तो वो बाबा सामने आए, ना ही बाबा के कार्यक्रम का कोई आयोजक जिन्हें मदद करनी चाहिए थी वो अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस जिन आयोजकों को जिम्मेदार मान रही है, उसकी तलाश में हमारे रिपोर्टर भी जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन किसी के घर पर ताला लगा है, कोई परिवार सहित गायब है और किसी ने तो मोबाइल ही बंद कर लिया। कल जिस जगह सत्संग सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी, आज बारिश की वजह से वहां पानी भरा हुआ है। गुस्साए कुछ लोगों ने बाबा के पोस्टर पर ईंट पत्थर फेंके। बाबा के इस कार्यक्रम का आयोजन जिन लोगों ने किया था, उनके नाम कार्यक्रम स्थल के पास लगे पोस्टर पर लिखे हुए हैं। देव प्रकाश मधुकर, महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव, राम प्रकाश। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अहमद बिलाल ने हाथरस से लेकर एटा तक इन आयोजकों की तलाश की, घर घर गए, बात करने की कोशिश की, लेकिन सबके फोन ऑफ मिले। ज्यादातर आयोजक हाथरस के दमदमपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं। बिलाल की मुलाकात कैमरे पर सिर्फ अनार सिंह की पत्नी से हुई। पत्नी उनकी अनार सिंह की हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? हमारा बिंदु सुमन नाम है। बिंदु जी, जी। अनार सिंह जी कहाँ पर हैं? वो मुझे पता नहीं, उसी परेशानी में भागे डोले, तब से आए ही नहीं कल से। हाँ, पेशेंट हमारे भी 2 थे, उनके भी चोट लगी है, उन्हीं की परेशानी में उन्हें ले जाते थे, तब से कोई बात नहीं हो पा रही है। तब से अनार सिंह आयोजन करता थे इस सत्संग सभा के? आयोजन करता और थे, देव प्रकाश थे उनके। वो मुख्य आयोजन करता थे, लेकिन समिति में अनार सिंह का भी नाम है। हाँ, समिति में था उनका भी। तैयारी वगैरह ये भी कर रहे थे सत्संग सभा की? वो ही कर रहे थे जो उनके खाली साथ। अनार सिंह क्या कर रहे? अनार सिंह उन्हीं के मतलब उसी में थे करके, और तैयारी तो उन्हीं की थी सारी। अनार सिंह की पत्नी ने बताया कि मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर था। हमारी टीम मधुकर के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। ये देव प्रकाश मधुकर जो कि हाथरस भगदड़ मामले के मुख्य आरोपी हैं, ये उनके घर की तस्वीर है और उनके घर पर अभी फिलहाल ताला जड़ा हुआ है। और जो स्थानीय हैं, जो मोहल्लेवासी हैं, वो हम एबीपी न्यूज को जानकारी दे रहे हैं कि जब से ये घटना घटी है, जो भोले बाबा हैं उनके प्रवचन के बाद, सत्संग के बाद जब भगदड़ मची, उसी के बाद से इस घर में ताला जो है वो जड़ दिया गया है। देव प्रकाश मधुकर ग्राम पंचायत में सचिव है और परिवार के साथ ही कल सुबह से इसका पता नहीं है। कब से ताला बंद है ये? अब ये जानकारी नहीं है, कल से ही है शायद, ये जब से ये घटना घटी है तभी से है। कितने टाइम से ताला बंद है? जी कल से ही बंद है। कल कब? कल सुबह से 10 करीब 10-11 बजे से। 10-11
सारा परिवार क्या सत्संग? परिवार जी गया था सत्संग में। सत्संग तो लौटा नहीं जब से वहाँ से सत्संग हुआ वहाँ से ही गायब हो गए हैं। हादसा हुआ वहाँ से गायब हो गए। हाँ जी। कोई पुलिस वगैरह की टीम कुछ नहीं आई, कल से पुलिस वगैरह कुछ नहीं आई है। पुलिस वगैरह की टीम भी नहीं आई अभी तक? नहीं आई अभी तक, नहीं आई अभी तक। एफआईआर में देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने भी मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक करीब 80,000 लोगों के जुटने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग कार्यक्रम में पहुंच गए। 2.5 लाख के पुलिस के दावे की पुष्टि करता है ये वीडियो। हो सकता है 2.5 लाख से भी ज्यादा की भीड़ रही हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी हुई थी। सवाल तो ये भी है कि जब इतनी भीड़ जुटी तो फिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय स्तर पर तैयारी क्यों नहीं की थी? कल जब लाशों को अस्पताल लाया गया तो किसी को टेम्पो में लाया गया, किसी को पिकअप वैन में। अस्पताल में भी ना तो डॉक्टर्स की तैयारी थी, न बेड, बिस्तर, स्ट्रेचर की। लाशें बरामदे में पड़ी हुई थी। शब्द तो ऐसे फेंके हुए थे कि मानो वो इंसान के जिस्म ना हो, जानवर हो। आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज कल से लगातार हाथरस की एक एक तस्वीर देश को दिखा रहा है। हमारे रिपोर्टर हाथरस में मौजूद हैं और उन लोगों का दर्द देश को दिखा रहे हैं जिन्होंने कल की घटना में अपनों को खोया है। हाथरस में अपनों की तलाश लगातार जारी है। मेरे साथ सुभाष जी हैं जो कि एमपी से हैं और यहाँ अपनी माताजी को देखने आए हैं। उनकी माताजी एमपी से, मध्य प्रदेश से सत्संग के लिए पहुँची थी, लेकिन कई जगह भटकने के बाद पता चला कि हाथरस के मोर्चरी में उनकी माताजी का शव रखा हुआ है। माताजी का शव मिल गया? जी अभी नहीं मिला है, अभी तो पोस्टमार्टम होगा, मिलने के चांस तो हैं, मिलेगा बोल दिया है अधिकारियों ने, बोला पोस्टमार्टम होगा मिलेगा। कब से खोज रहे थे उनको? हम तो रात को भी ऑनलाइन पे जो नंबर दिया है ना उस पर लगा रहे थे, तो बोल रहे थे पता नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मालूम है कहाँ पर हैं। लेकिन सवेरे से हम परेशान तो ऐसा सुनते हैं हादसा हो ही जाते। लड़का ग्वालियर से आया था और मैं दिल्ली नौकरी करता हूँ गुड़गांव में, तो मैं वहाँ से ही आया था। तो आते आते पहले तो हाथ पाँव में ऐसा लगा ही नहीं कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। सारी रात ऐसे ही पड़े रहे, कुछ खाया नहीं, घर पे सब कुछ। मुझे पता नहीं था मेरी मम्मी संग छूट जाएंगी, लेकिन मैंने फिर भी मैंने माँ के जाऊँ और मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा। तो धीरे धीरे मेरा लड़का हिम्मती है, लड़का पहले आ गया। तो जैसे ही लड़के ने देखा, मैंने तो देखा नहीं जा रहा है मेरी मम्मी क्या हाल हो गया। जन कितने लोग ऊपर चढ़े लड़के निकले होंगे। कैसे पता चला कि माताजी सत्संग? मेरी मम्मी फिर जन्म में ऐसी ही मिले, मुझे नहीं मालूम था। हिम्मत रखिए, तो सत्संग की जानकारी घर से मिली? हिम्मत रखिए, मुश्किल हालात हैं। अपना दर्द बयां कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन माता जी आई थी सत्संग के लिए, लेकिन अब शव मिला है और पोस्टमार्टम के बाद अब घर ले जाना है, तो कैसे तैसे यहाँ से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई नहीं सुभाष, हिम्मत रखिए। पहले भी जाती थी मम्मी आपकी? जाती मने करते खूब, मम्मी की समझ में नहीं आती। क्या लगता है आपको, कहाँ गलती हो गई, कैसे ये सब हुआ होगा? अब पता होना भैया कैसे हो। लगता कि वहाँ पर अगर सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक होती तो शायद भगदड़ नहीं। ये तो ऊपर ही तीसरा सुरक्षा होती तो क्यों ऐसा होता। मम्मी अक्सर जाती थी मम्मी सत्संग? हाँ मम्मी जाती तो थी कई बार। बता के गई थी कि मैं वहाँ जा रही हूँ सत्संग? अब कई बार बता गए तो घर से गई जाती, तो अब वृद्ध थी और वैसे भी उनसे हम मने नहीं थे। को पूजा पाठ के लिए हम कभी मने नहीं करते थे, कोई भी वो किसी माँ से कह नहीं सकता है, तो इसलिए मने करते फिर भी नहीं। वो अपने बोला तुम्हें क्या करना, मैं कहा जाई से
लेकिन ऐसा नहीं पता है मेरी मम्मी यहाँ हाथरस में जाके यहीं प्राण त्याग गई। तो अभी किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर? आपको बॉडी मिल गई है? बॉडी तो अभी बता दी, अब पोस्टमार्टम होगा, पता नहीं कितनी देर में देंगे। आपका भी कोई है रिश्तेदार? हाँ, माँ कौन है? माँ जी हैं। तो आप भी आए थे सत्संग? नहीं, मैं नहीं आया था, वो अकेली आई थी घर से, संगत आती है उनके साथ बैठ के। लेकिन जब यहाँ पे 3 बजे 3:30 बजे की दुर्घटना हमने न्यूज़ पे देखी तो वहाँ पे पता पड़ा कि भगदड़ हो गई है। तो अचानक पता पड़ी कुछ लोग मरे हुए हैं वहाँ पे। तो हमने जानकारी ली, ग्रुप पे फ़ोटो आए थे, पर हम अलीगढ़ गए, फिर एटा आए थे, एटा से फिर सिकंदराबाद आए, पता नहीं पड़ा। फिर हमें 4 बजे करीब यहाँ की पता पड़ी, पर डेड बॉडी यहाँ पे आके हमने पहचानी है। जब जाके अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, हम अंदर ही हैं अभी। ये पता चल गया कि यहीं हम पहचान ली, अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है अभी फिलहाल। रात भर पहले खोजते रहे? हम रात भर परेशान हुए, 2-3 गाड़ी थी, 8-10 बंदे थे, हम घूमते घूमते यहाँ आके तलाश मिली है। उनके साथ जो लोग आए थे उनकी क्या स्थिति? उनके साथ जो लोग आए थे वो तो अपने घर पहुँच गए, बस में आए थे, लेकिन वो ही बिछड़ गई थी, वो ही जनता के बीच में आके दब के मर गई। आप किस जगह के रहने वाले? हम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, तहसील अतरौली के रहने वाले हैं। ये जो होता था अक्सर, माताजी आपकी जाती थी इस तरह के सत्संग में, या फिर ये पहली बार गई? पहली बार नहीं, पहले भी गई हैं कई बार, मना भी करते थे, लेकिन छोटे मोटे में तो गई नहीं है। ये बड़े बड़े सत्संग होते हैं वहाँ पे गई हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं अचानक ही किसी की जासूसे से या जनता की भगदौड़ से पता नहीं क्या हो गया। आप तस्वीर लेके भी घूम रहे थे, अब दिखा सकते हैं? तो ये तस्वीर आप रात भर अस्पतालों में दिखाते रहे? हाँ, तस्वीर से सूचना ली थी हमने, हेडक्वार्टर पे फ़ोन किया था, जब जाके हमें जानकारी मिली, वहाँ से आगरा का यहाँ का सब फोटो दिए, जब जाके मिला है। तो ये वेद प्रकाश की माताजी हैं जिनकी तस्वीर लेकर ये रात भर अलग अलग अस्पतालों में घूमते रहे, खोजते रहे कि कहीं माताजी का कुछ पता चल पाए। अब पता चला है कि हाथरस के मेडिकल कॉलेज में उनका शव रखा हुआ है और कहा जा रहा है कि पहले पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो शव है वो उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। तो ये स्थिति है सिर्फ हाथरस की नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों की, तमाम बड़े मेडिकल कॉलेज की, अस्पतालों की, जहां पर इस तरह से तमाम शवों को रखा गया है। लोग जो परिजन हैं वो पहुंच रहे हैं, शिनाख्त कर रहे हैं। शिनाख्त के बाद परिजनों को जो शव है वो सौंप दिया जा रहा है। तो लगातार लोग परेशान हैं, अपनों को खोज रहे हैं। कुछ लोगों को अपने परिजन मिल पाए हैं और कुछ को नहीं मिल पाए हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, हाथरस। ये जो आंसू हैं, जो जख्म हैं, आखिर इसका हिसाब कैसे होगा? सबसे बुनियादी सवाल तो ये। हाथरस हादसे में अपनों की तलाश जारी है। आगे जरूर देखिए तलाश की कुछ और दर्दनाक कहानियां। जख्म का जिम्मेदार कौन? कल के हादसे के बाद आज जिन घरों में लाश पहुंची वहां चीख पुकार मची है। उन्नाव, अलीगढ़, फिरोजाबाद से आई एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। उन्नाव के इस घर में चीख पुकार मची है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। बक्सर गांव में ब्याही गई रूबी अपने 5 साल के बेटे सियांश के साथ बाबा के सत्संग में शामिल होने हाथरस गई थी। भगदड़ में रूबी की मौत हो गई, जबकि बेटा सियांश गायब हो गया था। सुबह रूबी का पति राजन हाथरस पहुंचा तो पुलिस की मदद से सियांश को खोज लाया, लेकिन रूबी अब इस दुनिया में नहीं है। 28 साल की सर्वेश देवी की ये तस्वीर है। अलीगढ़ से सर्वेश बाबा का प्रवचन सुनने गई थी, घर पर 4 साल का बेटा और उससे बड़ी बेटी को छोड़कर। लेकिन किस्मत ऐसी कि सर्वेश का हमेशा के लिए परिवार से साथ छूट गया है। हाथरस से अलीगढ़ जब शव पहुंचा तो पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। सर्वेश के पति हृदयेश ने बताया कि पत्नी मायके से ही बाबा का प्रवचन सुनने चली गई थी और फिर हादसे में जान चली गई।
1 महीने से मायके रह रही थी, क्या कहना, बोली मैंने फ़ोन किया था, मैंने कि शनिवार को मैं बुलाने के लिए आ रहा हूँ, बोली कि 2 तारीख का विशाल सत्संग है, सत्संग के बाद। उससे मैंने 4 दिन पहले कॉल करी, तब भी इनके घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब नहीं है, कि सत्संग के बाद क्या कहना है आ जाएगी, क्या कहना है। मैंने कहा अगर नहीं, मेरी स्थिति चलने लायक नहीं है, मेरे पैर में रॉड पड़ी हुई है, मैंने मेरे भी एक्सीडेंट हो गया है, तो इतनी स्थिति नहीं है कि मैं बाइक चला सकूँ। तो मैंने कि आप पलंग से बैठा दो किसी बस में रोड बीच में, तो मैंने कि हम बस अड्डे से बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों ने साफ मना कर दिया, इनका मना कर दिया, यहाँ से कोई नहीं आया। मातम की ये तस्वीर फिरोजाबाद से आई है। शेखपुरा गांव की रहने वाली 60 साल की रमा देवी बाबा का प्रवचन सुनने बस से गई थी, लेकिन जिंदा घर वापस नहीं लौट पाई। जब से शव घर पहुंचा है तब से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वाले उस वक्त को कोस रहे हैं जब उन्होंने बुजुर्ग रमा देवी को सत्संग के लिए भेजा था। कह रहे हैं काश रोक लिया होता। ये तस्वीरें संभल के उदयभानपुर गांव की हैं और ये महिलाएं यहां मातम मना रही हैं। इस घर की बहू अपनी सास और बच्ची के साथ हाथरस गई थी, लेकिन गांव में शव लौटा है। सास और बच्ची की जान बच गई है। ऐसी बहुत सारी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाथरस के जख्म का जिम्मेदार कौन? हाथरस में कल के हादसे के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह से अपनों की तलाश कर रहे हैं। किसी की पत्नी का पता नहीं, किसी के बच्चे का। हाथरस से लेकर एटा तक लोग तलाश में जुटे हुए हैं। सत्संग सुनने के लिए न सिर्फ हाथरस, एटा, कासगंज से लोग आए थे, बल्कि बहुत दूर दूर से भी लोग आए थे। रायबरेली, उन्नाव से भी लोग आए थे। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पूरी रात अपने परिजनों को खोजते रहे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि आपका नाम क्या है? सूर्यभान। आप रायबरेली से? जी। तो आपकी बहन आप बता रहे हैं कि लापता है और भांजा भी आपका लापता है। हाँ। तो आप साथ ही आए थे सारे लोग? नहीं, पिताजी थे साथ में, हम तो। आप आए थे साथ? आपका नाम? छेदी लाल। अच्छा, तो आप भी सत्संग सुनने आए थे, बेटी को लेकर आए थे और अपने नाती को लेकर आए थे। हाँ। तो उस दौरान जब ये भगदड़ हुई तब आप वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मौजूद नहीं थे। बस के पास निकल गए थे, बाद में गए थे तो वहाँ सिर्फ लाशें। सत्संग खत्म होने के बाद बस के पास चले गए? पहले ही चले गए थे, थोड़ा पहले ही चले गए। हाँ, लेकिन बाद में गए तो वहाँ लाशें ही पड़ी थी घरे। जब इनको पता चला कि वहाँ भगदड़ हो गई है, ऐसा हो गया, तो गए वापस तो सिर्फ लाशें गए थे पर मिली नहीं। हाँ। आप फोटो दिखाने वाले थे अपनी बहन की, जो आप दिखा दीजिए। तो ये तस्वीर है इनकी बहन की और ये इनका भांजा है। और कितनी उम्र रही होगी? 5 साल। 5 साल की। और बहन की? 35 साल है। अच्छा, तो ये भी सत्संग सुनने के लिए आए थे, रायबरेली से आए थे? हाँ। तो अभी रात भर आप लोग ढूंढते रहे, क्या कहाँ आप लोग घूम के आ गए और क्या पता चला? अभी देखो, एक भाई को भेजा इधर आगरा के लिए, भेजा इधर इटावा के लिए, और यहाँ पुलिस स्टेशन में पता किया, और तो अभी यहाँ आए हैं सुबह से, रात से। 8 बजे चले थे, शाम से अभी पहुँचे। 8 बजे चले थे। तो आप रात भर खोजते रहे, क्या कुछ पता चल पाया है बेटी का? नहीं पता चल पाया अभी। जब आपने देखा, जब आप पहुंचे वहां पर, तो किस तरह की स्थिति थी? जब स्थिति बहुत, तो मतलब सांसें कुछ चल रही थी, बहुत दम तोड़ दिया था। फिर वहाँ से हम फिर चले आए, फिर बस के पास आए, फिर दोबारा गए तो वहाँ सब उठ के चली गई थी, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर तो रात भर आप अलग अलग अस्पतालों में बेटी को ढूंढ रहे हैं? अलग अभी अस्पतालों में पता लगा, अभी पता लगा नहीं। हाँ, अभी तक पता नहीं चल पाया? नहीं। तो रात भर ऐसे ही चलते रहे? हाँ। तो आप कहाँ से आए थे? हम फर्रुखाबाद से आए थे। हाँ। तो कितने लोगों के साथ आप? हम करीब आए थे 15 लोग के साथ में। हाँ, 1 लोग मेरे जो हैं वो गायब हैं, और तो मेरे कोई नहीं, 1 लोग हैं। उन्हीं को आप ढूंढ रहे रात भर? उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। मिले अभी तक? न, अभी नहीं मिले। हाँ। बाकी लोग ठीक हैं? बाकी की सब ठीक है, हमारे घर पहुँच चुके हैं। हाथरस में ऐसा सत्संग जो मौत के तांडव में बदल गया, और न केवल हाथरस बल्कि आसपास के तमाम यूपी के जिले भी हैं जो इस दर्द से उबर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके लोग भी वहां, उनके परिजन भी वहां पर गए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीगढ़ में, और देखिए यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर उनके किसी अपने की है, उनके माता जी की है, जिनको वो ढूंढ रहे हैं दर बदर, कहीं उनका कुछ पता चल जाए, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। कहाँ ढूंढा आपने अपनी मम्मी को? आगरा देखा, हाथरस देखा, अलीगढ़ में देख लिया। कहाँ से हैं आप लोग? अतरौली से। अच्छा, अतरौली से आए। कोई पता नहीं चल पा रहा है? नहीं पता चल रहा। कोई प्रशासन की तरफ से मदद? कोई मदद नहीं है। कब से जा रही थी वो सत्संग में?
4-5 साल हो गए। और इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है? नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। ये जो बात बताई जा रही है कि पैरों को छूते हैं, पैरों का धूल लेते हैं, क्या ये सही है? मैं तो नहीं गया। कोई जानकारी नहीं है। क्या आप बता रहे थे, बता दीजिए। पैर नहीं छुपाते सर वो कभी। वो मतलब पैर का धूल लेते हैं लेकिन मिट्टी का ऐसा कुछ? हाँ ऐसा तो लेते हैं, मैं पैर भी। इसीलिए लोग दौड़े थे उनके पैरों की धूल लेने के लिए। हाँ ऐसा ही बताते हैं, हम तो थे नहीं वहाँ पे। ऐसा ही बताते लोगों के पैरों की धूल लेने के लिए वो भागे थे, जब भगदड़ मची, जब गिरे वहाँ पे लोग जो। तो अकेले गई थी वो? गाँव बाकी लोग आ गए? 2 जने गायब हैं, 1 जने अच्छा, 2 अभी भी गायब है, सिर्फ 1 आई है जो साथ में आई है, वो साथ वाले। उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत तो ठीक है, वो घर भी आ गए। उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था वहाँ? ऐसे भीड़ भाड़ से बिछड़ गए। देखिए, ये उनके परिजन हैं, उनकी माता जी हैं, जिनको वो ढूंढ रहे हैं हर जगह कि कहीं उनकी मां मिल जाए। इस उम्मीद से एबीपी न्यूज के सामने पहुंचे हैं कि हम तस्वीर दिखाएंगे तो शायद उनको कोई जानकारी मिले। कौन था आपका उस सत्संग में? मम्मी थी। कुछ पता चला? नहीं पता चला। ढूंढ रहे हैं आप लोग? 8 बजे से अब तक ढूंढ ही रहा, रात को 8 बजे से अब तक ढूंढ ही रहा, कोई पता नहीं है, कोई निशान नहीं है। अच्छा, मैं देखा दीनदयाल में भी। अकेले गई थी वो? जी। मलखान सिंह में भी देखा था, कोई पता नहीं लग रहा। तमाम जगहों पे घूम चुके हैं, कहीं कोई पता नहीं? कोई पता नहीं, बहुत जगह। पुलिस ने कुछ मदद का आश्वासन दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया अभी। पुलिस की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया? अभी कुछ नहीं कहा गया। हम तो देखने जा रहे हैं, अब हाथरस भी जाएंगे दोबारा, सिकंदराबाद भी जाएंगे, कासगंज में बताएंगे कुछ डेड बॉडी, वहाँ भी देखना पड़ेगा। ये बताइए कि आपकी माँ को आप लोगों ने मना नहीं किया जाने से? अकेले जा रही है? अरे हम मना करते हैं उनकी। कल क्या बजे दिखाना चाहेंगे अपनी माँ का, कुछ मदद हो जाए तो? एक बार देखिए, एक बार एबीपी न्यूज के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी माँ की तस्वीर दिखा दे। प्रेमवती देवी उनका नाम है, उनके ये बच्चे हैं जो बहुत परेशान। एक बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी माँ इनको मिल जाए। किसको दोषी मानते हैं आप लोग? भोले बाबा को और पुलिस प्रशासन को। और कई लोग हैं जो भोले बाबा को दोषी नहीं मानते, कह रहे हैं कि उनकी क्या गलती। अरे बाबा को अगर सत्संग करना है तो सुरक्षा भी देखनी चाहिए, कमेटी को बैठाना चाहिए, जो करा रहे हैं प्रोग्राम को उसे भी देखना चाहिए कि कितने लोगों की सुविधा है हमारे पास, कितनी पब्लिक आ रही है, उस हिसाब से व्यवस्था रखनी चाहिए ना। आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, कई परिवार यहाँ पर आए हैं जो शव लेने आए, परेशान हो रहे हैं, और वहाँ भोले बाबा फरार हो गए। फरार हो गए भोले बाबा जी। भोले बाबा जहाँ पे वो रुके हैं वहाँ पर जो है सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। हाँ, सुरक्षा बढ़ाई है तो पब्लिक के लिए भी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी। ये थोड़ी है कि मतलब बाबा की सुरक्षा के लिए एक जान के पीछे तुम देख रहे हो 116 लोगों की मौत हुई, 21 आंकड़ा बढ़ गया, 121 की मौत हो गई। अब एक जान के पीछे तुमने सारा प्रशासन लगा दिया। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं? मांग तो हमें कुछ नहीं, हमें अपनी माँ मिल जाए। कोई मांग कर रहे हैं आप लोग? कोई सजा मिले भोले बाबा को या किसी? चाहिए सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। आपका कौन गया था सत्संग में? मेरी साली थी। क्या हाल है उनका, अभी ठीक है वो? नहीं, एक्सपायर हो चुकी हूँ। अच्छा, उनकी डेथ हो गई। अकेले गई थी वो? नहीं, अकेले नहीं थी, परिवार था साथ में उनमें। उनके परिवार में माँ भी थी, उनकी भाभी थी। भाभी की पता नहीं है अभी, भाभी लापता हैं, उनका पता ही नहीं है। अच्छा, आप उनको ढूंढ रहे हैं भाभी को? हाँ, उनको ढूंढ रहे हैं, बहुत हमारे आगरा वगैरह ये सब सभी ढूंढते हुए ढूंढ रहे हैं, भाई वगैरह हमारे। अच्छा, तो प्रशासन वगैरह से आप लोगों ने बात की कि बच्चे वे जो लोग नहीं मिल रहे वो कहाँ हैं? प्रशासन कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं उसको। और जिनकी मौत हुई वो कौन थी? वो हमारी साली थी, सर्विस नाम था उनका, नगला मेहता में रहती। और बाकी लोग थे, जैसे आपने बताया कि पूरा परिवार गया था, भाभी, साली और भी लोग, बाकी लोगों का पता चला? नहीं, अभी बाकी लोगों का, सिर्फ भाभी का तो कोई पता ही नहीं है अभी। भाभी के सिर्फ कपड़े मिले हुए हैं बस। ओ, तो अच्छा, मतलब आपने सारे जो जितने मॉर्चरी है या फिर जो एडमिट है सब जगह चेक कर लिया? और कर भी रहे हैं चेक, बहुत कर भी रहे हैं चेक। अच्छा, तो बाकी जो 2 और लोग थे उनके बारे में जानकारी मिल गई आपकी भाभी के साथ? और जो लोग थे और के बारे में जानकारी मिल गई है। क्या एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ था, किस तरीके से भगदड़ मची, इसके बारे में कोई जानकारी? भगदड़ बताई जा रही है कि बाबा जब निकलते हैं वहाँ से, बाबा जब निकलते हैं तो बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भक्त जाते हैं। वो चरणों की धूल की वजह से ही जो भी हुआ है, चरणों की धूल की वजह से हुई है कि एकदम भीड़ पड़ी है। तो हमारी जो सासू माँ है वो बता रही हैं कि एक दूसरे के ऊपर आदमी चलते रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर चढ़ने लगे थे ज्यादा, उसके ऊपर चलते रहे, उठने नहीं पाए वो, इसलिए। आपका कौन था वहाँ पर? ये नहीं, मेरा बेटा है। अच्छा, आप परिवार वाले एक दूसरे के। अच्छा, आप गई थी क्या वहाँ पर? मैं नहीं कभी जाती हूँ। अच्छा, आप नहीं जाती हैं।
कुछ जानती हैं, क्योंकि आपके परिवार वाले गए थे बाबा के बारे में, पहले भी सत्संग से आपके यहाँ से लोग जाते थे? हमारा कोई संबंध नहीं है, पर बाबा आते, हम नहीं जाते। ऐसे बाबा को तो बेकार है, ऐसा ये कोई बाबा थोड़ी नहीं है, ये तो हमारे दिमाग से बिल्कुल बेकार है। कोई भगवान है क्या है? इंसान है ये भी, ये कोई भगवान थोड़ी नहीं, इंसान है ये तो इंसान के रूप में साहब दोनों ये करते हैं कि साहब ये ऐसे बाबा को तो जेल में ही डालना चाहिए डायरेक्ट। ये क्या है, नाम है आपका? मदन लाल। कौन आपका गायब हुआ, किसके? अच्छा, आपकी वाइफ थी, मिली? नहीं, अभी नहीं मिली, लापता है अभी? जी लापता है। प्रशासन से कोई मदद मिल रहा है? अभी तो किसी को कोई पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बताइए कि पहले से जाती आई हैं वो? हाँ, पहले से जा रही थी, सालों हो गई उन्हें जाते आते। अच्छा, तो पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? पहले कोई दिक्कत नहीं हुई। किसको जिम्मेदार मानेंगे, इतना बड़ा हादसा हो गया? किस्मत को जिम्मेदार मानेंगे, किसको मानेंगे। आप लोग कभी कोई अपना खोया है? हमारी दीदी है वो। अच्छा, आपकी दीदी हैं, अभी पता नहीं चला, भाई ढूंढ रहे हैं आप लोग? हम ढूंढ रहे हैं। तो आयोजक से लेकर प्रशासन सभी सवालों के घेरे में। हम लगातार हाथरस कांड की बात कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगविंदर पटियाल आज सुबह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। कल जो हुआ उस घटना की कहानी जगविंदर पटियाल की जुबानी आप भी समझिए। भोले बाबा के सत्संग के बाद सिकंदर राव के फुलरई गांव में भगदड़ कैसे मची, दर्शकों को यह समझाने के लिए मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूं जहां से पंडाल और भगदड़ वाली जगह एक ही आईने में नजर आ जाएगी। अब गौर कीजिए, मेरे पीछे वो पंडाल सजा हुआ है जो फुलरई के खेतों के बीच में लगाया गया था और इसमें हजारों की संख्या में, हालांकि कुछ तो लाखों भी कहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में यहां भीड़ मौजूद थी और 12 से लेकर 2 बजे तक सत्संग होना था। बावजूद उसके भीड़ यहां सुबह से ही जमा होने लगी थी। जब यह सत्संग तकरीबन 2-2:15 बजे खत्म हुआ तो उसके बाद भोले बाबा का काफिला इस रास्ते से निकला। ये जो आप देख रहे हैं, अलग से पैसेज बनाया गया है। ये पैसेज सीधा स्टेज की तरफ जाता है जहां गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी और गाड़ी से उनका काफिला इस रास्ते से बाहर आया, यानी वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे पब्लिक पंडाल तक पहुंचती थी। यहां से जब उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में काफिला बाहर आ रहा था तभी लोगों ने क्या किया, जो पंडाल के अंदर लोग मौजूद थे वो इस सफेद गेट को देखिए, इस सफेद गेट के जरिए बाहर आ गए सारे। लोगों को लगा कि वो जैसे ही हाईवे के ऊपर आएंगे उनके चरणों की धूल लेंगे, या उनके कुछ लोग बताते हैं कि जो गाड़ी के टायर हैं उसके नीचे की धूल महिलाएं ले जाती हैं, उसको वो ऐसा शुभ मानती हैं। अब हाईवे पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी, जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी देख रहे हैं और पीछे ये वो इलाका है जहां उस तरफ भी लोग खड़े थे। लेकिन जब पंडाल के अंदर से निकली हुई भीड़ गाड़ी को देखने के लिए और वो जो चरणों की धूल कहते हैं उसे लेने के लिए वहां पहुंची, तो जो निचले इलाके में लोग खड़े थे, जहां ये अभी जांच चल रही है, इन निचले इलाके में जो लोग खड़े थे वो दबने शुरू हो गए। यानी इधर से प्रेशर पड़ा, हाईवे थोड़ी ऊंचाई पर था और परली तरफ जहां पीली पट्टी लगी हुई है वहां इस खेत में जितनी भी भीड़ मौजूद थी वो भीड़ दबती चली गई और भगदड़ का सारा खामियाजा हाईवे के दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने भुगता, उनकी जान चली गई। वहां भी बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी, उनके जूते, चप्पल, कपड़े, सामान, खाने पीने की कई चीजें अब भी वहां पर पड़ी हुई हैं। अब इस नजरिए से समझिए कि यहां पंडाल लगा हुआ है, इस तरफ मेरे बाईं तरफ पंडाल से जैसे ही सत्संग खत्म हुआ बाबा की गाड़ी निकली। बाबा की गाड़ी निकलने के बाद पंडाल की भीड़ सड़क की तरफ भागी। सड़क की तरफ भागने पर जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी भीड़ थी उस इलाके में दबाव बढ़ गया, लोग ज्यादा हो गए और वो इलाका जहां पहले से भीड़ मौजूद थी हाईवे के दूसरे किनारे पर, वहां पर निचाई भी थी, ढलान भी थी, इसीलिए यहाँ की भीड़ के कारण वहाँ की भीड़ जो है वो नीचे दब गई जब इधर से प्रेशर पड़ा। ये वजह बनी भगदड़ मचने की। पंडाल से निकली भीड़ हाईवे पर आ जाती है, उसी हाईवे पर जो अलीगढ़ को एटा से जोड़ता है। ये पीछे पंडाल है और इस वक्त हम पहुंच गए हाईवे पर। हम उस इलाके में आ गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, जहां सबसे ज्यादा लोग भगदड़ में मारे गए। ये है वो एरिया, आप देख रहे हैं कि ये पट्टी लगाई गई है पीले रंग की, और इस पट्टी के लगाने का यही कारण है कि यहाँ सर्च या फिर जो फोरेंसिक की टीम है उनको जांच करने के लिए इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। देखिए ये पूरी पीली पट्टी तकरीबन 50 से
60, 70, 80 मीटर तक जो है ये पट्टी लगाई गई है और येलो पट्टी उस इलाके तक है जहां डॉग स्क्वाड की टीम खड़ी है और देखा जा रहा है कि किसी की कोई बिलोंगिंग्स या फिर कोई किसी का शव अभी वहां कीचड़ में बारिश के कारण फंसा हुआ दबा हुआ तो नहीं रह गया। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे पैरों के निशान, सामान पड़ा हुआ है। डॉग स्क्वाड लगातार इस बात की पड़ताल कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि जितना भी ये घास फूस या फिर खेतों के अंदर जो हरियाली है इसके बीच में कोई ऐसा सामान या कोई ऐसा शव या कोई बच्चा अभी भी ना हो जिसकी तलाश न की जा सकी हो, कोई अभी भी लावारिस यहाँ पर ना पड़ा हुआ हो। इन्हीं चीज़ों की पड़ताल पूरे इलाके में चल रही है। देखिए, लाखों लोगों को प्रवचन के जरिए अपना भक्त बनाने वाले भोले बाबा का नेटवर्क राजस्थान में भी है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे राजस्थान के खेड़ली में बाबा का आश्रम है। यहां बाबा ने कोरोना काल में वक्त गुजारा था। यहां पहुंचे हैं मनीष शर्मा। बाबा के अनुयायी राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में हैं और उनकी अकूत संपत्ति भी अलग अलग राज्यों में है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली में भी बाबा का एक आश्रम है। मैं इस वक्त उसी आश्रम में खड़ा हूँ। नारायण हरि साकार का ये वो कमरा है जहाँ पर वो आकर रुकते हैं। साल 2020 से लेकर साल 2021 तक नारायण हरि तकरीबन 1 साल तक अपने खेड़ली के इसी आश्रम में रुके थे। आप देख सकते हैं ये बाबा का बेडरूम, इसके अलावा भव्य बना हुआ उनका ये बाथरूम, एयर कंडीशन और तमाम सुख सुविधाओं के साथ बाबा यहाँ पर तकरीबन 1 साल कोरोना काल में बिता चुके हैं। बाबा के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर आकर रुकते हैं। सत्संग भी होती है। हालांकि 2020 के बाद बाबा यहाँ कभी नहीं आए, यानी भोले बाबा 2020 में यहाँ आकर रुके थे और इसी कमरे में उन्होंने लगभग 1 साल बिताया था। उस वक्त कोरोना का दौर था। बाबा का ये देख सकते हैं आप बाथरूम, इसके अलावा ये एयर कंडीशनर, ये पूरा बेड लगा हुआ बेडरूम और बाबा के सेवादार हैं। आपका नाम बताएं। बने सिंह। बने सिंह जी। बने सिंह कहाँ के रहने वाले हो? जिला भरतपुर, गांव कल्याणपुर। भरतपुर जिला ही है, भरतपुर तहसील है। कितने टाइम से हो आप इस आश्रम में? 20 में आए हम यहाँ पर। 2020 11 फरवरी, तब से हम यहीं पर हैं। और कितने लोग हैं आश्रम में आपके अलावा? अब तो हम ही हैं। अकेले हैं? अकेले। कब से अकेले हो आप? 20 से चले गए। 21 के बाद में हम अकेले ही। अच्छा, बाबा 20 में आए थे यहाँ? 20 में आए थे। कितना टाइम रुके? ये 12 महीने रुके। 12 महीने जी। क्या करते थे बाबा? प्रवचन देते थे, बाड़ी देते और यही करते। तो ये बताइए, बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए लोग यहाँ भी आते थे क्या? जी आते। कहाँ का? आसपास के गाँव के? आसपास गांव के आते, बाहर के भी आते और रज धूल लेते, नमन करते, दर्शन करते उनके। तो बाबा यहाँ पूरे टाइम बैठे रहते थे? पूरे टाइम यहीं रहते। और ये जो कमरा है इसके बारे में बताओ मेरे को, ये किनका है बने सिंह जी? ये मैया जी इनका है। मैया जी यानी बाबा की जो धर्मपत्नी है। जी जी। वो भी हर वक्त बैठी रहती थी? हाँ, यही हर वक्त बैठी रहती। तो ये उनके रुकने का है, लेकिन उसमें वो सोती वगैरह कहाँ थी? कौन? मैया जी सोती कहाँ थी? मैया जी यहीं सोती, नीचे। यहीं सोती? जी, नीचे फर्श लगा के। हाँ, यहीं सोती। अच्छा, ये उनका बाथरूम है? ये बाथरूम है। और एसी वेसी लगा हुआ है इसमें पहले से? जी लगा हुआ है। तो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है ये बाथरूम, ये पूरा बाबा का आश्रम? ये 1.5 बीघा बताते हैं। 1.5 बीघा? जी, मैं सुनता हूँ और उसे 1.5 बीघा बताते हैं। ये दिखाइए क्या है बने सिंह जी? ये सिंहासन है। ये कौन बैठता है? ये परमात्मा से नारायण हरि जी। नारायण हरि जी बैठते। अच्छा, नारायण हरि जी। और दूसरी वो दिखाइए। ये मैया जी बैठती है। ये मैया जी। तो कैसे पता चलता है मैया जी की कौन सी है, नारायण हरि जी की कुर्सी कौन सी है? नहीं, ऐसे नहीं है, जो लगा देते हैं जिस तरह से ऐसा उल्टे हाथ पर तो मैया बैठती हैं। अच्छा। और सीधे हाथ पर प्रभु बैठते हैं। अच्छा, गांव के लोग कह रहे हैं कि जमीन भी कब्जा रखी है, अवैध रूप से ले रखी है, ऐसा है क्या? ऐसा मुझे पता नहीं। आश्रम का ये लंबा चौड़ा इलाका है, जैसा हमको गांव के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जमीन ऐसी है जिसको अवैध रूप से कब्जा है हुआ। आप इसी गांव के रहने वाले हो? क्या नाम है? घनश्याम। घनश्याम, क्या करते हो? मैं अपना खुद का टेलीकॉम का काम करता हूँ। टेलीकॉम का काम करते हो? तो घनश्याम ये बताओ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कब्जा है? क्योंकि इन्होंने इसी जमीन का पैसा दिया है। इससे आगे जो गेट खुला है, इस जमीन का कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने। जो गेट है ना, गेट से आगे करीब 3 से 4 विस्वा जमीन, इसका कोई भी पैसा नहीं दिया है। और इस जमीन की भी अभी खातेदारी नहीं खुली है। मेरा जस्ट पीछे वाला खेत है, इन्होंने उस पर भी मतलब 1 फुट जगह जमीन दबाई है। आपका घर पीछे है इसके? खेत है मेरा। खेत है आपका? हाँ, उसमें। ये खेत किसका था? ये देवी राम का। तो उन्होंने बेची है बाबा को? हाँ, बाबा को उस टाइम बेची थी और ना कुछ सस्ते दामों में बेची थी। उसको बेला पुसला के कुछ खिला पिला करके मतलब ना कुछ रुपयों में मतलब खरीदा था।
तो जमीन हथियाने के आरोप भी इस बाबा पर लग रहे हैं।